नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज के अंक में हम खबर दिखाएंगे स्वच्छता ही सेवा अभियान की। देखेंगे कि किस तरह से पूरे देश के लोग इस महाअभियान से जुड़े। आज करेंगे इस महत्वपूर्ण विषय पर खास चर्चा भी। साथ ही साथ खबरें दिखाएंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे की। बात करेंगे एशियन गेम्स की भी, जहां हमारे खिलाड़ी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। दिखाएंगे दूसरी अहम खबरें भी, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। किसानों के हित में बड़ा फैसला, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन होगा जल्द। तेलंगाना के मुलुगु में खुलेगा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, प्रधानमंत्री ने की घोषणा। तेलंगाना के लिए 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ। हैदराबाद विशाखापत्तनम गलियारा सड़क का लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने की हासन चरलापल्ली गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री का करारा वार, कमीशन करप्शन से तेलंगाना है परेशान। महबूबनगर की रैली में किया दावा, बदलाव के लिए राज्य की जनता ने किया है पक्का इरादा। स्वच्छ भारत के लिए विशेष श्रमदान अभियान। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंकित बयानपुरिया के साथ प्रधानमंत्री ने लगाई झाड़ू। स्वच्छता के साथ दिया स्वस्थ रहने का संदेश। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल। राजस्थान चुनावों को लेकर होगी चर्चा। तुर्की की राजधानी अंकारा में आत्मघाती आतंकवादी ने किया हमला। संसद के नजदीक हुआ विस्फोट, 2 पुलिसकर्मी घायल। और एशियाई खेलों में पहली बार पुरुष स्टेपल चेज में भारत को मिला गोल्ड मेडल। अविनाश साबले ने रचा इतिहास। पदक तालिका में भारत को अब तक कुल 13 गोल्ड मेडल, कुल पदकों की संख्या हुई 50 के पार। ताजा अपडेट आपको दे दें कि राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर रविवार को यानी कि आज भाजपा की बैठकों का दौर लगातार जारी है। पहले केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर राजस्थान के नेताओं का जमावड़ा लगा। वहीं अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी पार्टी के राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए। इसके बाद अब भाजपा मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि शायद भाजपा उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है राज्य के लिए, वो आज जारी कर दिया जाए। तो ये इस वक्त का ताजा अपडेट कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस वक्त भाजपा मुख्यालय में हो रही है। तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज की इस बैठक के बाद किन किन प्रत्याशियों को टिकट दिए जाएंगे, उनके नामों की घोषणा आज कर दी जाएगी। और इससे पहले भी आज लगातार राजस्थान के विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम गहमागहमी राजनीतिक गलियारों में चलती रही। जेपी नड्डा के घर बैठक हुई, जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे। और उसके बाद अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। वो वहां पहुंचे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर। हम जानते हैं कि अब से कुछ ही दिनों के बाद 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी घोषणा भी कुछ दिनों के बाद चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। लेकिन राजस्थान को लेकर वहां पे किन किन लोगों को पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है, इसको लेकर इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग, केंद्रीय चुनाव समिति की जो महत्वपूर्ण बैठक है, वो इस वक्त भाजपा मुख्यालय में हो रही है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में लोगों ने व्यापक स्वच्छता अभियान में भागीदारी की।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सुबह 10 बजे से 1 घंटे तक श्रमदान करने की अपील की थी। स्वच्छता ही सेवा अभियान में देश भर के लोगों ने उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। 1 घंटा, 1 तारीख और देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान। गांधी जयंती से ठीक 1 दिन पहले देश की तरफ से बापू को सच्ची श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर संभाली महाअभियान की कमान। एक स्वच्छता का संदेश, क्योंकि मैंने देखा है कि धीरे धीरे देश में स्वच्छता के लिए सबकी रुचि बन रही है। परिवार में छोटे बच्चे भी अपने दादा को कहते हैं गंदा मत करो। एक अच्छा वातावरण से भी जन भागीदारी से बदलाव का संकल्प। सोशल मीडिया पर मशहूर फिटनेस प्रशिक्षक अंकित बयानपुरिया के साथ। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाकर युवाओं को स्वच्छता का संदेश दिया। बातचीत के दौरान स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम और अनुशासित जीवन जीने का भी संकल्प। मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीज़ों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। एक, खाने का टाइमिंग, और दूसरा, सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में स्वच्छता ही सेवा के लिए चला महाअभियान। सुबह 10 बजे से 1 घंटे का श्रमदान। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रिकॉर्ड 9,19,000 स्थलों पर इसका शुभारंभ हुआ। लोगों ने अपनी अपनी गलियों, पार्क, सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। नदियों से तालाब तक, हिमालय से सागर तट तक स्वच्छता के लिए श्रमदान में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। आम जनों का हौसला बढ़ाया फिल्मी जगत के कलाकारों से लेकर देश के नामचीन खिलाड़ियों ने भी। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी। दफ्तर, रेल, सड़क, खेल परिसर, अस्पताल, बाजार, पर्यटन स्थल और गूंजा 1 तारीख, 1 घंटा, एक साथ स्वच्छता अभियान। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने कई बार मन की बात कार्यक्रम का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। इस बार भी प्रधानमंत्री ने इसके जरिए जन भागीदारी को सुनिश्चित किया। बीते कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने देशवासियों से 1 घंटा स्वच्छता के लिए निकालने का आह्वान किया था। स्वच्छता के लिए देश का मिजाज पहली बार बदला था साल 2014 में। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2 अक्टूबर को देशव्यापी अभियान की शुरुआत की थी और आज देखते ही देखते बीते 9 साल के दौरान फर्क साफ नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जैसा कि आपने देखा कि बीते 9 वर्षों में जो फर्क है वो साफ तौर पर हम सभी को नजर आ रहा है। बीते 9 वर्षों में क्या कुछ कहानी रही और किस तरह से हमने ये अचीवमेंट हासिल की, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बीते 9 वर्षों में क्या कुछ और किस तरह से ये जो स्वच्छ भारत का जो एक महाअभियान है, किस तरह से वो रफ्तार पकड़ी है, किस तरह से उसकी जो बढ़ोतरी हुई है उस पर निगाह डालते हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हम जानते हैं, जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। सार्वभौमिक स्वच्छता इसका कहीं ना कहीं लक्ष्य था। उस लक्ष्य के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। 2 फेज में इसको 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक तो ग्रामीण इलाकों में किस तरह से हम स्वच्छता को बनाए रखेंगे और साथ ही साथ शहरी इलाकों में जो स्वच्छता है उसको लेकर, तो ग्रामीण और शहरी इसे 2 भागों में विभक्त किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में शौच को, खुले में जो शौच थे उसको समाप्त करना कहीं ना कहीं इसका मकसद था स्वच्छ भारत अभियान में जो ग्रामीण मिशन था। फेज 1 की बात की जाए तो 10 करोड़ से भी ज्यादा, जी हां, ये आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का इस फेज 1 में निर्माण किया गया।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और उसके बाद फेज 1 की बात की जाए तो सभी राज्यों के जो ग्रामीण क्षेत्रों हैं उन्होंने 2 अक्टूबर 2019 को अपने आप को ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री इसको घोषित कर दिया कि हम सभी अब ODF फ्री हो चुके हैं। अगर ग्रामीण चरण 2 की बात की जाए, फेज 2 की बात की जाए, इसका यह मकसद था कि जो आपके ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो तरल अपशिष्ट पदार्थ हैं, इसका कैसे प्रबंधन किया जाए, ये फेज 2 में बात आई। उसके बाद इसके लिए इसका जो दायरा है वो 2024-25 तक इसको बढ़ा दिया गया कि हमें 2000 यानी कि आने वाले 2 सालों तक हमें इसको अचीव करना है। इसके लिए सरकार 1,40,881 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय इसको सरकार ने दिया कि इतने करोड़ रुपए हम इस पे खर्च करेंगे। ODF प्लस की बात की जाए तो ODF प्लस में जो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन है एक बहुत बड़ी चुनौती हम जानते हैं हम सभी के सामने। इससे कैसे निपटा जाए, जो बायोडिग्रेडेबल जो कचरे हैं उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर भी खास जोर आने वाले 2 सालों तक और भी यह काम लगातार सतत इस वक्त भी जारी है। और साथ ही साथ जो मलयुक्त कीचड़ है उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए, ये फेज 2 में जिसका की अवधि 2025 तक है, इसको इस मिशन में शामिल किया गया है। ये तो हुई ग्रामीण भारत की बात। अब शहरी भारत की बात की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी में इसको लेकर 2 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था, शहरी भी और ग्रामीण भी। और इसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि हम कैसे लोगों का जो व्यवहार है स्वच्छता को लेकर, जिस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, उस पे हम सबसे ज्यादा जोर देंगे कि व्यवहार परिवर्तन, लोग अपने व्यवहार में इसको लाएं कि हम अपने आसपास कैसे स्वच्छता बनाए रखें, इस पर ज्यादा जोर दिया गया। उसके बाद यह था कि खुले में शौच का उन्मूलन जितनी जल्दी हो सके शहरी इलाकों में उस पर ध्यान दिया जाए। जो गंदे शौचालय हैं उनको फ्लश शौचालयों में कैसे बदला जाए, इस पर भी खासा जोर दिया गया शहरी स्वच्छ भारत मिशन में। उसके बाद एक जो बहुत पुरानी और ये बहुत ही गंदी प्रथा चली जा रही थी कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा, उसको हम कैसे उन्मूलन, उसको कैसे हम खत्म करें, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। साथ ही साथ जो बड़े नगर पालिका हैं वहां पे जो ठोस कचरा है उसका कैसे प्रबंधन किया जाए, इस पर भी शहरी स्वच्छ भारत मिशन में इस पर ध्यान दिया गया। साथ ही साथ स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में लोगों के बीच कैसे उसको जागरूक किया जाए, लोग जागरूक हों, इस पर भी इस मिशन में ध्यान दिया गया। इसके साथ ही 4,300 से अधिक यानी कि 4,324 शहरी जो स्थानीय निकाय हैं वो खुले में शौच से मुक्त घोषित हो गए। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण खबर थी कि 4,000 से भी ज्यादा जो बड़े नगर पालिका हैं वो अपने आप को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर लिए। इसके साथ ही 66 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। साथ ही साथ 6 लाख से भी अधिक जो कम्युनिटी शौचालय हैं, सामुदायिक शौचालय, उनका निर्माण किया गया ताकि जो लोग बाहर हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर किसी काम से जा रहे हैं, अगर वहां पे उनको अगर जाना हो तो उनके लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाए ताकि लोग इधर उधर जो वो गंदगी ना फैलाएं। इसके साथ ही चूंकि डिजिटल इंडिया का ज़माना है और लोगों को डिजिटली कैसे हम उनको जानकारी दें कि अगर आप अपने ऐप के थ्रू जानना चाहते हैं कि अपने आसपास जहां भी आप रह रहे हैं या कहीं आप जा रहे हैं तो आसपास कहां वो इस तरह के शौचालय हैं जहां कि आप जा सकते हैं, तो इसके लिए एक डिजिटल सक्षमता स्वच्छता ऐप की भी शुरुआत की गई। इस बात पर भी सरकार का जोर रहा। और अगर कोई शिकायत आती है तो उसको डिजिटली हम कैसे उसको निपटान करें, तो डिजिटल शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की गई। अब अगर शहरी स्वच्छ भारत मिशन के शहरी और उसके फेज 2 की बात की जाए तो ODF से अब हम ODF प्लस और ODF प्लस प्लस तक भी जाना हमारा कहीं ना कहीं मकसद है कि हम इसको और भी आगे स्वच्छता को ले जाएं। और इसका मकसद ये कि जो शहरी भारत है वो पूर्णतया कचरा मुक्त हो, ये हमारा मकसद है। इस फेज 2 की बात की जाए तो शौचालयों से मल की निकासी की बात हो, कीचड़ की बात हो, स्टेपेज का जो सुरक्षित रोकथाम है, इन सेप्टेज जो होते हैं उनका कैसे निपटान हो सके, ये फेज 2 में बात है। साथ ही साथ उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इस पर भी ध्यान दिया गया है और उसका किस तरह से उचित निपटान हो, इसका प्रयास लगातार तमाम राज्यों की तरफ से भी और केंद्र की तरफ से भी लगातार किए जा रहे हैं। और इसके लिए तमाम राज्यों को भी और सरकारों को भी कोई बजट का कोई दिक्कत ना हो,
उसकी कोई समस्या ना हो, इसके लिए आप देख सकते हैं 1,41,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। और ये 2021 से आने वाले और 3 साल यानी 2026 तक यानी कि 5 वर्षों की अवधि के लिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। लगातार इस पर काम जारी है। और यह भी कहा गया कि कचरे का जो स्रोत है, जहां से ये जनरेट हो रहा है, वहीं पे इसको अलग अलग कर दिया जाए, इसको पृथक कर दिया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसमें कैसे हम कमी ला सकते हैं, इस पर भी इस फेज 2 में बहुत ज्यादा जोर देने की लगातार कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ वायु प्रदूषण में कमी हो, निर्माण गतिविधियां हो, इससे तमाम कचरे का जो प्रभावी प्रबंधन है वो हो सकेगा। साथ ही साथ पुराने डंप साइट के बायो रेमेडिएशन पर भी लगातार काम जारी है। अपशिष्ट जल का जो उपचार है हम उस पर भी लगातार काम कर रहे हैं और गंदे पानी का जो रिसाइकलिंग कैसे हो उस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। कुछ अहम और पॉइंट्स आपको बता दें कि फर्स्ट फेज में, पहले चरण में अगर शहरी और ग्रामीण दोनों की बात कर ली जाए तो 100% शहरी भारत अब ODF घोषित हो चुका है। ये देखिए, पहले चरण में 100% शहरी भारत ODF पूर्णतया 100% ODF घोषित हो चुके हैं। साल 2014 में देश में 17% कचरों का प्रबंधन होता था, सिर्फ 17%, वो अब बढ़ के देखिए 2023 में 76% तक हो गया है। तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी इसमें हुई है। 97% वार्डों में 100% घर पर कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ लगभग 90% लोगों द्वारा कचरे के स्रोत पर ही, वहां के सोर्स पर ही उसका सेग्रीगेशन का काम किया जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। सरकारी दफ्तरों के लिए स्वच्छता अभियान 2.0 की भी शुरुआत की गई कि वहां जो कचरा है उसको भी कैसे खत्म किया जाए। 54 लाख से अधिक सरकारी फाइल्स की समीक्षा की गई बीते वर्षों में और उसका नतीजा यह हुआ कि 4 लाख से भी अधिक मामलों और शिकायतों का पूर्णतया निपटारा कर दिया गया और इससे 364.53 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, सिर्फ उन रद्दी कागजों को हटा के। और लगभग 15 गुना बड़े पैमाने पर ये जो चलाया गया अभियान, इस पूरे मामले को लेकर 15 गुना बड़े पैमाने पर ये अभियान चलाया गया। तो ये बीते 9 वर्षों में क्या कुछ उपलब्धि रही हमारी, हम उसको लेकर बात कर रहे थे। लेकिन इसमें बीते 9 वर्षों की बात की जाए तो इसमें हमने जो अचीव किया है और आने वाले वर्षों में हम किस तरह से और इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हम एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे एक खास मेहमान के साथ। आप देखते रहिए DD न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जिस तरह से आज पूरे देश में स्वच्छता को लेकर एक महाअभियान चलाया गया, तमाम लोग इसमें शामिल हुए। इसको लेकर आज हमारा जो विशेष है वो भी इसी पर है कि स्वच्छता ही सेवा महाअभियान, किस तरह से हम
हम एक स्वच्छांजलि दे सकते हैं, क्योंकि कल 2 अक्टूबर को हम जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कल जयंती है और उससे ठीक पहले तमाम देश के लोग इसमें शामिल हुए और एक तरह से स्वच्छता के जरिए बापू को श्रद्धांजलि देने की आज कोशिश की गई। तो इसलिए भी आज जो हमारा विशेष है वो इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि स्वच्छता ही सेवा महाअभियान। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं विनी महाजन जी, जो कि सचिव हैं जल शक्ति मंत्रालय में। विनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम, सबसे पहले तो बधाई आपको, वो इसलिए कि आज हमने देखा कि लाखों करोड़ों लोग प्रधानमंत्री के एक अपील पर स्वच्छता में और उन्होंने अपना श्रमदान दिया, भारत कैसे और भी स्वच्छ हो इस दिशा में वो तमाम लोग शामिल हुए। लेकिन मैम, मेरा सवाल सबसे पहले यही होगा कि बीते 9 वर्षों में स्वच्छता को लेकर जो प्रधानमंत्री की एक उम्मीद थी कि आने वाले वर्षों में, जब 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, भारत किस तरह से स्वच्छता को लेकर एक न सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड लेवल पर एक लीडर के तौर पर, एक चैंपियन के तौर पर सामने आए, लो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, देखो भारत कितना स्वच्छ देश बन गया है। क्या उस दिशा में हमने कितनी प्रगति की है, हमने कितना अचीव किया है और आने वाले दिनों में और क्या कुछ अचीव किया जा सकता है? जी मिश्रा जी, हम जानते हैं कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान दिया कि हमें स्वच्छता की ओर मजबूती से कदम उठाने हैं, तो उस समय देश अभी भी खुले में शौच से जूझ रहा था। खुले में शौच की प्रथा अभी भी गांव-गांव, शहर-शहर में देखी जाती थी और उससे जो बुरा असर पड़ता है सबकी सेहत पे और खासतौर पर महिलाओं पे, ये तो सब जानते हैं। तो सबसे पहले 2014 से ये एक मुहिम शुरू हुई कि हमें देश को खुले से शौच मुक्त करना है और उसके लिए जितने भी जरूरत पड़े उतने शौचालय हर घर को मिलना चाहिए, शौचालय बनाने हैं हमने और उनको प्रयोग में लाना है और उसके लिए लोगों के जो व्यवहार में बदलाव की जरूरत है वो लानी है। और ये बड़े पैमाने पे हुआ। 10 करोड़ से अधिक पूरे भारत वर्ष में नए शौचालय बने, पुराने शौचालय का प्रयोग निश्चित किया गया और हर गांव ने, हर शहर ने कहा अपना अपना सब देख के कि अब हमने खुले में शौच से मुक्ति प्राप्त कर ली है। और महात्मा गांधी जी की 150 जन्म शताब्दी पे 2 अक्टूबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत खुले में शौच मुक्त हो गया। लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए, स्वच्छता की और आगे सीढ़ी पर चढ़ते हुए उन्होंने आह्वान दिया कि अब हमें हर गांव और हर शहर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने की ओर चलना है। जैसे हम जानते हैं कि हर घर में कुछ ठोस कचरा बनता है, निकलता है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से, चाहे वो प्लास्टिक हो, कुछ और मेटल वेस्ट वगैरह ऐसे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। इसी तरह कुछ जैविक कचरा भी बनता है, चाहे वो फूड वेस्ट हो या फल सब्जियों पत्तियों का जो भी बचता है। तो जैविक और प्लास्टिक के 2 किस्म के ठोस कचरा है, तरल कचरा भी होता है, हमें प्रावधान करना है। फीकल स्लज मैनेजमेंट का, हमारे शौचालयों को किस तरह से उचित तरीके से हमने प्रबंध करने हैं, STPs, FSTPs के। और इसी तरह जो गंदला जल नहाने से, गुसल खाने से, रसोई से निकलता है, उसका प्रबंध ताकि वो जगह जगह खड़ा ना हो और बीमारियां ना उससे और फैले। ठीक है। तो इसके लिए पूरे देश भर में, ग्रामीण और शहरी भारत में बहुत बड़े पैमाने पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो 2 फेज है उसका, स्वच्छ भारत मिशन फेज 2, उसके चलते काम हो रहा है। लेकिन विनी मैम, मेरा सवाल ये, जैसा कि आपने जिक्र किया ग्रामीण का भी और शहरी का भी, मेरा सवाल ये और बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या बीते 9 वर्षों में, आप एक सचिव हैं इस मंत्रालय की, ग्रामीण भारत की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल अलग हैं, या आपको लगा कि शहरी भारत में जो समस्याएं हैं वो दोनों एक जैसे हैं, उनको ट्रीट करने का तरीका एक जैसा होना चाहिए या अलग अलग होने चाहिए, अगर समस्याएं अलग अलग हैं तो?
आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बनाया है। समस्याएं कुछ हद तक कॉमन हैं, लेकिन उनका इतना अंतर है कि उनके सॉल्यूशंस अलग अलग देखने पड़ते हैं। हम जानते हैं कि ग्रामीण भारत में, अगर मैं ग्रामीण की बात करूं, तो वहां पे उतने आबादी की संख्या नहीं होती है, इतनी घनी आबादी नहीं होती है, घरों में थोड़ी जगह होती है। तो गांव में हम कहते हैं लोगों को कि जो कुछ भी कचरा घर के अंदर उसका प्रबंध किया जा सके, उसको कोशिश करनी चाहिए। जैसे गंदला पानी, तो सोख का गड्ढा बन के घर में उसका प्रबंध किया जा सकता है। ये शहरी घरों में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन गांव में घरों में सोखता गड्ढे बन रहे हैं, और जो गांव की नालियां हैं, वो नालियां गांव के तालाब में या किसी नदी में गंदला पानी ना डालें, उसके लिए कम्युनिटी लेवल के सोक पिट बन रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा अंतर जो शहरी और ग्रामीण का है, तो प्लास्टिक वेस्ट एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लास्टिक अब गांव में भी पहुंच गया है, और प्लास्टिक का प्रावधान घर में नहीं हो सकता, उसको घर से लेके जाना है। तो जैसे शहरी इलाके में बात चलती है कि नीला कचरा जो कि जैविक कचरा है, और सूखा और हरा कचरा जो कि सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर दिया जाए इसको, नीला कचरा सोर्स पे सेग्रीगेट हो। गांव में भी हो रहा है, कलेक्शन डोर टू डोर हो रही है। जी विनी मैम, एक और आखिरी में सवाल वो ये संक्षेप में जवाब दीजिएगा इसका, कि ये एक बहुत बड़ी समस्या जो तमाम प्लान बना रहे हैं फ्यूचर के इंडिया की, वो कह रहे हैं कि आने वाले वर्षों में अगर 2047 की बात कर ली जाए, बहुत बड़ी आबादी माने 80% से भी ज्यादा आबादी पलायन करके गांव से शहरों की तरफ आ जाएगी। ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या होगी कचरों का निपटान की, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? कचरे का निपटान के जो प्रबंध अब बनाए जा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि 2047 तक देश उस, जैसे हमने खुले में शौच से पूरी तरह प्राप्ति कर ली, हमने खुले में शौच मुक्त हो गया भारत, उसी तरह हम जो कदम उठा रहे हैं, और खास तौर पर जन भागीदारी पर जो जोर दिया जा रहा है, जैसे आज अगर लगभग 9 लाख स्थानों पर 9 लाख इवेंट्स में लोगों ने अपनी डाली है, अपनी सेवा करी है, और इस तरह से अगर सब लोग जुटे रहे, कोई वजह नहीं है, सिस्टम्स बन रहे हैं, कचरा इकट्ठे करके कचरे से कंचन के प्रबंध हो रहे हों, जैविक कचरे का भी, दूसरे का भी, तो सिस्टम्स बन जाएंगे। बहुत धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, सभी जगह बहुत प्रयत्न हो रहे हैं, सिर्फ लोगों की भागीदारी की जरूरत है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से गंभीर है ही, लेकिन जिस बात का जिक्र हर कोई कर रहा है कि इसमें जन भागीदारी हो तो कोई भी समस्या जो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी विषय पर, चूंकि हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली जमीन पर किस तरह से काम किए जा रहे हैं, और बीते 9 वर्षों में किस तरह से, चाहे वो राज्य स्तर की बात हो, जिला स्तर की बात हो, नगर ग्राम पंचायत की बात हो, नगर निगम की बात हो, वो कैसे इस पूरे ड्राइव को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं आयुष। चलिए हम इस पे चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान के साथ, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ, पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह यार, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़? ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। स्वच्छता को जीवन शैली और संस्कार में परिवर्तित करने के संदेश के साथ ही आज स्वच्छता ही सेवा महाअभियान में कई राजनीतिक हस्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई केंद्रीय मंत्रियों, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ आपका अपना समाचार चैनल दूरदर्शन के कर्मियों ने भी स्वच्छता में अपना श्रमदान दिया। रविवार को देश भर में स्वच्छता ही सेवा महाअभियान में केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अन्य जानी मानी हस्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान के तहत ये सभी सड़क पर उतरे और स्वच्छता अभियान में सहयोग दिया। इस अवसर पर स्वच्छता को जीवन शैली में परिवर्तित करने का संदेश भी दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी राजस्थान में स्वच्छता पखवाड़े के तहत श्रमदान किया। ओम बिरला के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। अभियान में कई अन्य गणमान्य लोग भी शरीक हुए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में स्वच्छता ही सेवा के तहत स्वच्छता हेतु श्रमदान कार्यक्रम में भाग लिया। उनके साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी अभियान में भागीदारी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली छावनी में इस अभियान में हाथ बटाया। उन्होंने अभियान से जुड़ते हुए श्रमदान किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो स्वप्न था, स्वच्छता को जिस एक प्रतिबद्धता के साथ, एक कमिटमेंट के साथ महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था और उस समय भी सामाजिक आंदोलन वह बना था। और मैं कह सकता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अभियान को जिस तरीके से अपने हाथ में लिया है, अब यह किसी कार्यालय विशेष का अथवा व्यक्ति विशेष का ही यह कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि सारे देश का एक बहुत बड़ा यह सामाजिक आंदोलन बन गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली के झंडेवालान स्थित सेवा बस्ती में स्वच्छता अभियान में शामिल होकर श्रमदान किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के पटेल चेस्ट में स्वच्छता ही सेवा श्रमदान पहल का नेतृत्व किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ आम नागरिकों ने भी महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि देने के लिए इस स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्वच्छता आंदोलन जन भागीदारी का अनोखा प्रयास है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की पूरा नागरिकों को 1 घंटे की श्रमदान के लिए आह्वान किया था। ये एक जन भागीदारी का अनोखा प्रयास है। आज ऐसी स्थिति आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहे हैं, वो एक समाज प्रेरक हैं, समाज सुधारक हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में श्रमदान किया।
उन्होंने जनता विशेषकर युवाओं से स्वच्छता अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। लाखों महिलाओं की मृत्यु या बच्चों की मृत्यु केवल गंदगी के कारण होती थी, जो बीमारियां उनको लगती थी। जब से स्वच्छता अभियान चला है और नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया जो 70 साल में शौचालय नहीं बन पाए थे, मात्र 3 साल के अंदर 12 करोड़ शौचालय देश की बहनों और गरीब परिवारों को बनाकर दे दिए। आज वो बहनों का जीवन बचाने का कार्य भी हुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता पखवाड़ा में भाग लेते हुए जम्मू के कठुआ में विद्या भारती संस्थान में श्रमदान किया, तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के कोपरनिकस मार्ग स्थित प्रिंसेस पार्क इलाके में स्वच्छता अभियान में शिरकत की। वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के डिब्रूगढ़ में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। दूरदर्शन भवन में भी स्वच्छता अभियान के तहत डीडी न्यूज के अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान किया। इस अवसर पर स्वच्छता शपथ दिलाई गई, साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छता को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन बनाने की पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़? ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आज आपको बता रहे हैं कि आज देश में स्वच्छता को लेकर एक महाअभियान चलाया गया। लाखों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और जमीनी स्तर पर बीते 9 वर्षों में क्या कुछ इसमें काम हुए हैं और कैसे आने वाले दिनों में भी काम होते रहेंगे, इस पर बातचीत करने के लिए एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है असम के बारपेटा जिले के जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आयुष गर्ग जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आयुष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास बुलेटिन में, चर्चा में। आयुष जी, सबसे पहले तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आपके असम की बात की जाए और असम में भी बारपेटा जिले की बात की जाए, किस तरह से आप लोग, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में
लोगों में एक व्यवहार परिवर्तन भी देखा गया है। तो आपकी नजर में बारपेटा में स्वच्छता को लेकर किस तरह के काम किए गए हैं? जी, सबसे पहले असीम जी, मैं इसमें दो बातें बताना चाहूँगा। जैसे अगर कुछ हम बेसलाइन फिगर्स की बात करें, वर्ष 2014 में जब पहली बार भारत में बेसलाइन असेसमेंट हुई थी, बारपेटा जिला के आंकड़े कुछ ऐसे थे कि सिर्फ 30% हाउस होल्ड्स में, 30% घरों में टॉयलेट की मौजूदगी थी। और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि 2 साल पहले बारपेटा जिला को ODF घोषित किया गया है, ODF डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, जिसका मतलब कि हम लोग 70% टॉयलेट जब से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई है तब से लेके 2019 तक ये क्रिएट कर पाए। और इसके तहत हमने मोटा 2 लाख के करीब टॉयलेट्स बनाए जी। टॉयलेट का एक फिजिकल रूप में उभर के आना ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, और उसका एक सोशल और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अलग होता है, जो कि हम आज की डेट में देख रहे हैं। हमारे अगर आप आंकड़े कोरिलेट करेंगे, से हमारे हेल्थ के आंकड़े कोरिलेट करेंगे, हमारे शिक्षा के आंकड़े अगर कोरिलेट करेंगे, तो उसमें क्लियर पैटर्न दिखता है कि टॉयलेट यूजेज के साथ साथ हमारी जैसे शिक्षा की जो की रेशियोज होती हैं, ड्रॉप आउट रेशियो कह लीजिए, अटेंडेंस रेशियो कह लीजिए, एनरोलमेंट रेशियो कह लीजिए, ये तीनों में एक साथ इजाफा दिखता है। और ये हमारे आंकड़े 2019 के बाद अगर इन 3 चीजों को हम एक साथ एक एक्सेल शीट में टैबुलेट करके देखते हैं जी, तो ये पैटर्न बहुत क्लियरली दिखता है। एंड सेकेंडली उससे क्या है, एक 2000 मतलब स्वच्छ भारत मिशन के लॉन्च होने से पहले तक ये एज अ कॉमन सिटीजन भी हम लोग महसूस करते थे कि स्वच्छता बहुत ज्यादा एजेंडा पे नहीं थी। हम इसके बारे में चर्चा जरूर करते थे, बट वो प्रायोरिटी कभी नहीं रही। अभी एक आज सुबह मैं कुछ जब हमारी श्रमदान की का प्रोग्राम चल रहा था, उस दौरान मैं कई सारे स्कूल के बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था, जो कि आज की डेट में क्लास 10th, 11th और 12th में है। तो आप लगाइए कि जब 2014 में इस मिशन की शुरुआत हुई थी, तब ये बच्चे 3री या 4थी क्लास में होंगे ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल। तो उनसे जब बात की तो एक मतलब ये हमारे लिए भी एक लर्निंग वाली बात थी कि क्या चेंज एक्चुअली आया है। इन बच्चों के लिए एक्चुअली ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल था कि साल 2014-15 तक सिर्फ 20-25% घरों के पास टॉयलेट्स। सो उनके लिए आज की डेट में ये एक बहुत नेसेसिटी टाइप चीज होगी, एक जैसे खाना और पानी जैसे एक मतलब बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी। बिल्कुल आयुष जी, आप जो बातें कह रहे हो बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं कि आपने कहा कि बीते सालों में स्वच्छ भारत अभियान का ये असर हुआ है, खासकर बारपेटा की बात की जाए तो जो ड्रॉप आउट रेशियो था स्कूलों में वो कमी हुई है। स्वास्थ्य का जो पैरामीटर था, खासकर महिलाओं की बात की जाए, उसमें भी काफी सुधार हुआ है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत ने तमाम जो सोशल अपलिफ्टमेंट के जितने भी पैरामीटर्स होने चाहिए उन सभी को टच करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, मतलब इसके हम लोग हार्ड आंकड़े अगर देखें, इसका मेरे पास एक और उदाहरण है। हम लोग बारपेटा जैसे एक आकांक्षी जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें हम लोग हर महीने दर महीने कुछ हमारे जिला के बेसिक पैरामीटर्स KPIs भारत सरकार को विश्लेषण के लिए भेजते हैं। तो उनमें हमें नंबर क्लियर कट दिखते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे आप इससे ही कोरिलेटेड एक मैं और हमारे वाटर एंड सैनिटेशन का एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारा जल जीवन मिशन की स्कीम्स, उसमें भी हमें क्लियर कोरिलेशन पैटर्न दिखता है कि जिस जिस गांव में ODF ऑलरेडी हो चुका है और जिस गांव ने ODF पहले पकड़ा था, उस गांव में जल जीवन मिशन की डिमांड भी पहले आ रही है, और उस गांव में हम लोग सैचुरेशन जल जीवन मिशन के अंतर्गत ज्यादा जल्दी कर पाए। सो उससे हमें एक संदेश ये मिल रहा है कि जो गांव टॉयलेट को लेकर जागरूक हुआ है, उसमें ये जागरूकता भी आई है कि कैसे हम लोग पानी की स्कीम से हमारा और ज्यादा फायदा हो सकता है। एंड अब जैसे हम दूसरे चरण में SBM के जा रहे हैं, वो है ODF प्लस। बिल्कुल, मतलब नॉट जस्ट ओपन डेफिकेशन फ्री, बल्कि देखने में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और एक जो एस्थेटिक अपील है गांव का, वो सुधरे। और उसमें भी हम ये देख रहे हैं पिछले 4 महीने में, जब से हमने मिशन मोड में ODF प्लस की शुरुआत की है बारपेटा जिले में, हमारे 664 गांव में से 664 के 64 ODF के एक प्रथम स्तर पे आ चुके हैं, एस्पायरिंग लिस्ट में। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं।
आयुष जी की जिस तरह से इस मिशन की शुरुआत होने के बाद से 664 के जो तमाम जो गांव हैं आपके ज़िले में वो सभी ODF के उस स्तर पर आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आयुष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और जैसा कि हमने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन, लाखों लोगों ने आज इसमें अपना वो शामिल हुए, वो शिरकत किए, श्रमदान दिया और एक जैसा कि हमने कहा कि एक स्वच्छांजलि है, एक श्रद्धांजलि पूज्य बापू को, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। कल उनका जन्म दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, और उसके एवज में प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया कि अगर आप महात्मा गांधी को अगर आप देना चाहते, श्रद्धांजलि देना चाहते, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप अपने आसपास, जहां भी आप रह रहे हैं उसको आप स्वच्छ बना के रखें, स्वच्छता के तौर पर आप अपना श्रमदान दें। और प्रधानमंत्री का आपने देखा कि एक आह्वान के बाद से चाहे वो हर क्षेत्र के व्यक्ति आज इसमें, चाहे वो महिलाओं की बात हो, पुरुषों की बात हो, छोटा बड़ा, हर कोई, समाज का हर तबका आज इसमें शामिल हुआ और ये एक महाअभियान को इसको कामयाब बनाया गया। और हम चर्चा भी कर रहे थे, चाहे वो असम की बात हो, असम के बारपेटा की बात हो, और ऐसे ही तमाम जो ज़िले हैं देश के, उन तमाम ज़िलों में लगातार फेज़ 1 की बात हो, फेज़ 2 की बात हो, लगातार ODF प्लस, और अब बात की जा रही है ODF प्लस की। तो लगातार हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं और स्वच्छता को लेकर लगातार हमारी जो सोच है वो भी लगातार उसमें परिवर्तन हुआ है। अब कहीं ना कहीं ये जो एक अभियान है वो लोगों के व्यवहार में भी अब साफ तौर पर झलक रहा है। इस पर हमने चर्चा की, बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। हमारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर थे। महबूबनगर में पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने लंबे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की भी घोषणा की। साथ ही साथ पीएम मोदी ने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी ऐलान किया।
तेलंगाना के लोगों को 13,500 करोड़ रुपए की 13,500 करोड़ रुपए की योजनाएं, अलग अलग परियोजनाएं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि आज मैंने कई ऐसे रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है जिससे यहां के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के जरिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आवाजाही बहुत आसान होने वाली है। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। आपको सीधे लिए चलते हैं भाजपा मुख्यालय। जैसा कि हमने आपको बताया कि भाजपा मुख्यालय में इस वक्त केंद्रीय चुनाव समिति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इसी बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। राजेश, क्या ताज़ा अपडेट है और किन किन राज्यों में जो चुनाव होने वाले, आगामी चुनाव होने वाले हैं, किन किन राज्यों पर आज चर्चा होनी है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना की अपनी यात्रा जो है वो खत्म कर वहां पर कई रैलियों को संबोधित करने के बाद, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां पर वो पहुंचे हैं और यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से कुछ ही देर बाद जो है वो शुरू होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके स्वागत के लिए बाहर खड़े हैं। उन्हें जो है वो दुपट्टा और गुलाब का फूल देकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि बस तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे वो तमाम लोग इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए चुनाव समिति की बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है। इससे पहले भी 2 बार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में शामिल होने के लिए तमाम राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो राज्यों के बड़े नेता हैं, चुनाव प्रभारी हैं, तमाम जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यगण हैं, वो सभी लोग इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके थे। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी का जो मुख्यालय है वहां पर पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने उनका स्वागत किया और अब वो धीरे धीरे बैठक में शामिल होने के लिए ऊपर हॉल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके हॉल में दाखिल होते ही उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर बाद बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी औपचारिक तौर पर और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर जो है लगाने की कवायद जो है वो हो सकती है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनेक प्रत्याशियों के नाम का चयन जो है वो पहले से कर रखा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री तेलंगाना के अपने दौरे के बाद सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, आपने देखा, और जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो हो रही है और इसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर आज अंतिम फैसला हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृष्णा स्टेशन से हैदराबाद काचीगुंडा, रायचूर हैदराबाद काचीगुड़ा पहली ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन सेवा तेलंगाना के हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नारायणपेट जिलों को कर्नाटक के रायचूर जिले से जोड़ेगी। ये सेवा महबूबनगर और नारायणपेट के पिछड़े जिलों के लिए कई नए क्षेत्रों में पहली बार रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्र में छात्रों, दैनिक यात्रियों, मजदूरों और स्थानीय हथकरघा उद्योग को लाभ पहुंचेगा। और पीएम ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति सरकार पर आज भ्रष्टाचार और किसानों की योजनाओं और कार्यक्रमों को दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने बीआरएस, कांग्रेस और
एमआईएम की तीखी आलोचना की और उन्हें परिवार की पार्टियां बताया। उन्होंने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही सामाजिक जिम्मेदारियां निभाती है। आपके प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इतना प्यार, इतना उत्साह, यह अद्भुत है। यहाँ के युवाओं, महिलाओं, किसानों को सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा है, क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है वो पूरी करके रहता है। तेलंगाना के लोग भी यही चाहते हैं कि उनसे किए गए सभी वादे पूरे हो। हमें मिलकर तेलंगाना को प्रगति के नए रास्ते पर लेकर जाना है। तेलंगाना के महबूब नगर में पीएम के आगमन पर लोगों का उत्साह देखते ही बना। पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव में भाजपा को मजबूत किया है। उन्होंने जनसैलाब को देखकर कहा कि राज्य के लोगों ने बदलाव का इरादा पक्का कर लिया है। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में परिवार द्वारा संचालित सरकार पर निशाना साधा। तेलंगाना की प्रगति को दो फैमिली रन पार्टीज ने रोक के रखा है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर चलाते हैं। इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रेसिडेंट भी परिवार का, सीईओ भी परिवार का, डायरेक्टर भी परिवार का, ट्रेजरर भी परिवार का, जनरल मैनेजर भी परिवार का, चीफ मैनेजर भी परिवार का, मैनेजर भी परिवार का होता है। हाँ, सपोर्ट स्टाफ के लिए कुछ बाहरी लोगों को दिखावे के लिए जरूर रख लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना सरकार पर किसान योजनाओं से काली कमाई करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर राज्य में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। कि सरकार ने किसान योजनाओं को अपनी काली कमाई का जरिया बना लिया है। तेलंगाना में सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। आपने कहीं भी सुना है कि किसी सिंचाई परियोजना का उद्घाटन हो गया, लेकिन उसमें। और ताजा अपडेट आपको दे दें, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस वक्त हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री, आपने देखा, ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, इसमें वो शामिल हो रहे हैं। और आज की इस बैठक में, केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें कौन कौन से उम्मीदवारों को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाएगा, उनके नामों पर इस वक्त, और भी बाकी इशूज़ हैं, उन तमाम विषयों पर इस वक्त चर्चा हो रही है। और इसमें आप देख सकते हैं तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद हैं और राजस्थान के भी जो लीडर्स हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं। तो ये अंदर की तस्वीरें, मीटिंग की तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को यानी कि कल राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जाएंगे। पीएम मोदी चित्तौड़गढ़ में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। पीएम वहां महसाणा, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस पाइपलाइन का निर्माण लगभग 4500 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। प्रधानमंत्री आबू रोड में
HPCL के LPG प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी सड़क, रेलवे और अन्य सुविधाओं से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगी। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में लगभग 19,260 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसे लगभग 11,895 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। पीएम 1880 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश का पीएम मोदी द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। पीएम लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से PMAY शहरी के तहत निर्मित घरों का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और अन्य सुविधाओं से जुड़ी विकास की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। और न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना है, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं देश के कुछ दूसरी अहम खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मणिपुर हिंसा मामले में आरोपित सेई मिनलुन गंगटे को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 3 अक्टूबर तक NIA की हिरासत में दे दिया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के अलावा गोवा कोंकण में कम दबाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी मध्य अरब सागर और महाराष्ट्र गोवा तट के पास कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सितंबर माह में GST संग्रह 1,62,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। पिछले साल समान माह के मुकाबले GST संग्रह में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2023-24 में ये चौथी बार है जब GST संग्रह का आंकड़ा 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ और लॉटरी पर वस्तु एवं सेवा कर यानी GST की दर बढ़कर 28% हो गई है। इन सेवाओं पर दर बढ़ाने का फैसला इस वर्ष अगस्त में GST परिषद की 51वीं बैठक में लिया गया था। इसे 1 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। भोपाल के बैरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम डूंगरिया में रविवार को वायुसेना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। उड़ान के दौरान अचानक आई तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर को गांव में डैम के पास एक खेत में उतारना पड़ा। हेलीकॉप्टर में वायुसेना के 6 जवान सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर रायपुर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी के कई नेता शामिल हुए। वाइस एडमिरल तरुण सोपती ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। वो नौसेना में 1 जुलाई 1988 को शामिल हुए थे। वो नेविगेशन और डायरेक्शन विशेषज्ञ हैं। उन्हें अति विशिष्ट और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है।